वेलकम बैक टू द चैनल। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 1 के टाइटल से। अभी जैसे उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको मैं दो वीडियोस में कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पार्ट 2 को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे पार्ट 1 की वीडियो एंड हुई थी। पार्ट 1 में हमने जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 है उसके क्लोज ए का पहला पैराग्राफ यानी यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके दो प्रोवाइजो रह गए थे, उस पे इंशाल्लाह बात करते हैं। यहाँ पर दो प्रोवाइजो दिए गए हैं। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास, वफाकी हुकूमत के पास ये लॉ उनको इख्तियार दे रहा है कि जो गुड्स थर्ड स्केड्यूल में आती हैं, वैसे तो वो स्टैंडर्ड रेट के ऊपर 18% उनके ऊपर एप्लीकेबल है। रिटेल प्राइस रजीम में जो रिटेल प्राइस है उसके ऊपर 18% स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होगा। लेकिन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो 18% जो स्टैंडर्ड रेट है ऊपर जो बताया गया है उससे ज़्यादा रेट भी मुतय्यन कर सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि बोर्ड जो थर्ड स्केड्यूल है उसमें से लिस्ट ऑफ गुड्स को रिमूव भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रॉम दी सेड स्केड्यूल, तो सेड स्केड्यूल से मुराद थर्ड स्केड्यूल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लॉज है डबल ए। इसमें वो ये कहता है कि ये जो एट्थ स्केड्यूल में गुड्स स्पेसिफाई की गई हैं उन पे वही टैक्स के रेट्स चार्ज किए जाएंगे जो कि एट्थ स्केड्यूल में दिए गए हैं। और एट्थ स्केड्यूल के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये इसमें रिड्यूस्ड रेट्स दिए गए हैं। ये है एट्थ स्केड्यूल। अब यहाँ पे नीचे लिस्ट में अगर आए, जैसे ये मैंने मिसाल दी थी यहाँ पे सीरियल नंबर 23 पे आ रहा है कि सेकंड हैंड एंड वॉन क्लोथिंग और फुटवेयर होगा तो उस पर 5% रिड्यूस रेट है, यानी स्टैंडर्ड रेट नहीं है 18% बल्कि 5% रिड्यूस रेट है। और वहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है उन्होंने, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस स्पेसिफाइड देयरइन। तो सपोज कि अगर सेकंड हैंड या वॉर्न क्लोथिंग या फुटवेयर नहीं है, जैसे रिटेल स्टोर्स के ऊपर, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे जो फ्रेश आर्टिकल्स बिक रहे हैं वो तो 18% सेल्स टैक्स पे बेच रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, अगर तो वो सेकंड हैंड या वॉर्न क्लोथिंग है या फुटवेयर है तो फिर उस पर 5% रिड्यूस रेट है। तो ये एक मिसाल होगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस की। नेक्स्ट क्लॉज है बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। ये पैराग्राफ बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है कि जो टैक्सेबल गुड्स के ऊपर टैक्स चार्ज कलेक्ट किया जाता है और उसका जो पे करने का जो तरीक़ाकार है उसको चेंज कर सकती है और जो रेट्स हैं वो हायर या लोअर भी कर सकती है एसआरओ के जरिए। इसको अगर एक मिसाल से मैं समझाऊं तो माजी में जो रिटेल सेक्टर है उसको हुकूमत ने ये रिलीफ दिया था कि वो 10% पे अपने रिटेल आउटलेट्स पे इन्वॉइस करते थे। जो सेल इन्वॉइस थी उसको 10% पे वो कस्टमर को 10% टैक्स चार्ज करते थे। फिर वो 12% हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीफ उनसे ख़त्म हो गया, लेकिन उस वक्त उनको वो रिलीफ दिया गया था। तो किसी सेक्टर को अगर हुकूमत ने रिलीफ देना है तो ये जो क्लोज है ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ये पावर दे रहा है हुकूमत को कि वो रेट्स लोअर भी कर सकते हैं और हायर भी कर सकते हैं। और जो पेमेंट के जो
मैनर है उसको भी हुकूमत जो है वो गाइड कर सकती है टैक्स पेयर को। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3, ये सब सेक्शन बेसिकली ये बता रहा है कि जो टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स, उसको पे करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर है। तो इसका जो क्लोज ए है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई, जो सेलर है जो 18% स्टैंडर्ड रेट लगा के दे रहा है, सपोज उसने 100 रुपीज के ऊपर जो 18% जब रेट लगाएगा 18 रुपये, और 118 की उसने इनवॉइस दी है बायर को। अब बायर क्या करेगा, बेसिकली बायर उसको पूरी अमाउंट पे करेगा 118 से, और जब सेलर के पास 118 रुपये आएंगे तो ये अपना 100 रुपया रख के तो बाकी 18 रुपये हुकूमत को जमा करवा देगा, एफबीआर को जमा करवा देगा। लेकिन इस केस में अगर आप ये सोचते हैं कि जो बायर है उसके लिए तो फिर ये एक्सपेंस हो गया, ऐसा नहीं है। अगर तो वो बायर रजिस्टर्ड है एफबीआर के साथ, तो वो उसको अपने आईआरएस पोर्टल में क्लेम कर सकता है। वो उसके लिए इनपुट टैक्स था, वो उसको अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। हाँ, अगर बायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो टैक्स जो उसको चार्ज किया गया है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो फिर उसके लिए एसेट नहीं है, वो उसको क्लेम नहीं कर सकता। क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3। अब ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लॉजेज और फिर उनका सब सेक्शन और फिर सेक्शन, बेसिकली यही तरीका होता है अगर रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ें। पहले आप क्लॉज पढ़ेंगे, फिर उसका सब सेक्शन और फिर सेक्शन। इस क्लॉज में बेसिकली ये मेंशन है कि जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है वो लायबल है सेल्स टैक्स पे करने का एट इंपोर्ट स्टेज। एक चीज मैं यहाँ सिर्फ नॉलेज के लिए शेयर करना चाहता हूँ कि जब कोई इंपोर्ट करता है तो उसका सिर्फ सेल्स टैक्स नहीं कटता इंपोर्ट स्टेज पे, बल्कि इनकम टैक्स और जो रेगुलेटरी अगर कोई ड्यूटीज एप्लीकेबल हैं या एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, ये टैक्सेस भी इंपोर्ट स्टेज पे उसके डिडक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कि सपोज अगर कोई बायर किसी ऐसे शख्स से चीज़ें खरीदता है जिसने वो चीज़ें इंपोर्ट की हैं, तो जो सेलर है, जो इंपोर्टर है, वो जब गुड्स बायर के हवाले करेगा तो साथ एक अंडरटेकिंग देगा अपने लेटर हेड पे, और साथ में गुड्स डिक्लेरेशन जिसको जीडी बोलते हैं, वो इंपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है, वो देगा साथ, और कमर्शियल इनवॉइस, और वो एक्टिव टैक्स पेयर भी होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो उस अंडरटेकिंग पे बेसिकली क्या मेंशन होता है, वो यही लिखा होता है कि हमारा जो टैक्स है वो इंपोर्ट स्टेज पे इनकम टैक्स विदहेल्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो जो बायर है वो पेमेंट करते हुए हमारे टैक्सेस जो है ना विदहेल्ड ना करे। ये बेसिकली इसलिए है ताकि डबल टैक्सेशन से बचा जा सके, क्योंकि उसने ऑलरेडी इंपोर्ट स्टेज पे अपना इनकम टैक्स डिडक्ट करवा दिया है। अब इसका रेफरेंस बेसिकली क्विकली मैं आपको, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं तो सेक्शन 153 का सब सेक्शन 5 है, वो उसमें ये लिखा है कि जो सब सेक्शन 1 है वो एप्लीकेबल नहीं है किस पे, और क्लोज ए में लिखा है अ सेल ऑफ गुड्स वेयर द सेल इज मेड बाय द इंपोर्टर। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अंडर सेक्शन 148 जो कि इंपोर्ट का सेक्शन है, उसके अंडर उसका इनकम टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो इसलिए अब उसके ऊपर फर्दर 153 सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्लॉज है सी। अब सी के अंदर बेसिकली वो ये डिफाइन कर रहा है कि जो गुड्स, टैक्सेबल गुड्स डिजिटली बेची गई हैं, यानी किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो गुड्स बेची गई कंज्यूमर को, तो उस केस में टैक्स को पे करने के लिए कौन लायबल है। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। पहला ये कि पेमेंट डिजिटली हुई है, यानी किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से,
या किसी पेमेंट गेटवे से, तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा ये कि कोरियर कंपनी ने जब डिलीवर किया, कैश ऑन डिलीवरी का केस था, तो उसमें कैश रिसीव हो गया कोरियर कंपनी को। ये दूसरा सिनेरियो है। पहले सिनेरियो में जो टैक्स पे करवाएगा, ये विदहेल्ड का केस है। इसमें टैक्स विदहेल्ड होगा उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस का या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो कि टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट है तो फिर वो जो इंटरमीडियरीज हैं, पेमेंट इंटरमीडियरी हैं, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स विदहेल्ड करके, जो कि 2% रेट, अभी मैं आपको स्केजुअल में दिखाता भी 11th स्केजुअल में, वो सबमिट करवाएं एफबीआर को। दूसरे केस में कोरियर कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स विदहेल्ड करके 2% फिर पेमेंट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, और जो टैक्स है वो एफबीआर को सबमिट करवाएं। अभी 11th स्केड्यूल मैं आपको दिखाता हूँ। उसका सीरियल नंबर है 8। टेबल के अंदर जो सीरियल है वो 8 वहां पे मेंशन है। ये विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, जो पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं और कोरियर कंपनीज हैं। अब ये 2% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज विद हेल्ड करेंगे, और उसके बाद फिर पेमेंट की जाएगी। जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनको पेमेंट होगी। अब इस केस में जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो इस टैक्स को किस तरह से फर्दर डील करेंगे। उनके जो आईआरएस का पोर्टल है, वहां पे ये क्लेम कर सकते हैं 2% जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है इनका, वो अपने आईआरएस पोर्टल में इसको क्लेम कर सकते हैं। इसमें अब फर्दर दो सिनेरियोज हैं कि एक तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं एफबीआर के साथ। वो तो अपना जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है उनका 2%, उसको क्लेम कर सकते हैं, यानी इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने आईआरएस पोर्टल में। दूसरे केस में जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या छोटे रिटेलर्स हैं, उनके केस में ये टैक्स फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है, यानी उनको फर्दर जरूरत नहीं है इनपुट आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करने की या सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की या रजिस्टर होने की। छोटे रिटेलर्स या जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उनको भी टैक्स नेट में होना चाहिए, लेकिन इस केस में उनकी जो लाइबिलिटी है वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। वैसे एफबीआर अभी कोशिश तो कर रहा है कि स्मॉल शॉपकीपर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। उनके लिए फिक्स्ड रेट्स मुतारफ कराए गए हैं। फिर उनको एक ग्रीन प्लेट अगर वो शॉप में लगाएंगे, तो एफबीआर का कोई नुमाइंदा उनको तंग नहीं कर सकता, उनका ऑडिट नहीं होगा। उनके लिए पॉइंट ऑफ सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उनकी जो सेल्स टैक्स रिटर्न है उसको भी ईजी रखा गया है। तो ये कुछ मराहत दी गई हैं उनको, ताकि उनको आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट में लाया जाए। सब सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 3, इस सब सेक्शन में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि जो बोर्ड है वो फेडरल मिनिस्टर से इजाज़त लेने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, एक एसआरओ जारी कर सकता है ऑफिशियल गजट में, जिसमें वो गुड्स स्पेसिफाई करेगा कि जिन पे जो टैक्स पे करवाने की लाइबिलिटी है वो बायर पे होगी। जैसे अभी ऊपर सब सेक्शन 3 में जो क्लोज ए है वो ये कह रहा था कि सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करवाए, लेकिन इस सब सेक्शन में बोर्ड के पास ये इख्तियार आएगा अप्रूवल लेने के बाद फेडरल मिनिस्टर से, कि वो बायर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो कि सेल कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, लेकिन फिल वक्त वो इनएक्टिव है, टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो एटीएल है उसमें वो इनएक्टिव आ रहा है। तो 11th स्केजुअल के अंदर जो टेबल दिया हुआ है उसका जो सीरियल 4 है, उसमें ये मेंशन है कि उसकी जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज है उसका 5% विदहेल्ड किया जाए। 11th स्केजुअल के हवाले से यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टैक्स लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट विद होल्डिंग ऑफ टैक्स अंडर दिस स्केजुअल शैल नॉट बी एप्लीकेबल।
to the goods and supplies specified wide clauses after the table. अब टेबल के बाद वो कौन से क्लॉजेज हैं जिसके अंदर सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग नहीं होगी, उसको देखते हैं। इस टेबल के एंड पे ये वो क्लॉजेज लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, vegetable ghee and cooking oil, telecommunication services, goods specified in the third schedule, supplies made by importers who paid value addition tax। बेसिकली ये वही बात है कि जिन इम्पोर्टर्स ने इंपोर्ट स्टेज पे सेल्स टैक्स पे कर दिया, अब दोबारा उनका सेल्स टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा डबल टैक्सेशन से बचने के लिए। सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर, अब एक्टिव टैक्स पेयर का सेल्स टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। ऊपर टेबल के सीरियल नंबर 4 में हमने ये देखा था कि अगर वो सप्लायर जो है, जो सेलर है, वो इनएक्टिव है या अनरजिस्टर्ड है तो उसका 5% सेल्स टैक्स विदहेल्ड होगा। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर है और फिर वो सेल कर रहा है तो फिर उसका सेल टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल जो सेल्स टैक्स का प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा उस पर। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, जैसे इसमें सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये सारे इसी टेबल के ऊपर जो टेबल है उसके सीरियल नंबर्स हैं। अगर मैं सीरियल नंबर 5 की यहाँ बात करूँ तो उसमें वो ये कहता है कि जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड भी हैं, एक्टिव टैक्स पेयर भी हैं, तब भी उनका सेल्स टैक्स विदहेल्ड होगा और 100% सेल्स टैक्स विदहेल्ड होगा। जैसे मैं यहाँ आपको सीरियल नंबर 5 ऊपर दिखाता हूँ, ये है सीरियल नंबर 5, रजिस्टर्ड पर्सन एज रिसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो ये तो वो होगी ना जो विद होल्डिंग एजेंट है जिन्होंने उनका टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? पर्सन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, होल ऑफ सेल्स टैक्स एप्लीकेबल। ठीक है, अब जैसे फेडरल में सर्विस के ऊपर 15% टैक्स है तो उसका 15% टैक्स ही विदहेल्ड हो जाएगा। सब सेक्शन 3B ऑफ सेक्शन 3, इस सब सेक्शन में वो ये डिफाइन कर रहा है कि जो सब सेक्शन 1 में स्टैंडर्ड रेट दिया गया 18% और जो सब सेक्शन 3 के अंदर लाइबिलिटी बताई गई है कि कौन सेल्स टैक्स पे करेगा, उन दोनों के होते हुए भी जो 9th स्केड्यूल में गुड्स दी गई हैं वहां पे जो रेट्स दिए गए हैं और वहां पे जो लाइबिलिटी बताई गई है कि टैक्स कौन पे करेगा और किस टाइम पे करेगा, वो उस स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। चाहे सब सेक्शन 1 और 3 जो भी कह रहे हैं वो इस 9th स्केड्यूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि 9th स्केड्यूल के अंदर जो वहां पे बताया गया तरीकेकार उसके मुताबिक ही टैक्सेस चार्ज होंगे और पे होंगे। ये है 9th स्केड्यूल। इसके अंदर बेसिकली 2 टेबल दिए गए हैं, ये टेबल 1 है और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है CMOs, इसका मतलब है सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स। जैसे पाकिस्तान के अंदर जैज़ है, वारिद जो कि अब इनके साथ ही मर्ज हो गया है, यूफोन और इस तरह के डिफरेंट जो सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जो सिम कार्ड्स बेचते हैं वो CMOs हैं। इस टेबल में एक ही सीरियल है, सिम कार्ड्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा CMOs की तरफ से वो ₹250 है। लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो भी दिया गया है कि ये जो प्रोविजंस हैं टेबल 1 में ये एप्लीकेबल नहीं होंगी 1 जुलाई 2020 से। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि डाउट को ख़त्म करने के लिए है कि ये जो 1 जुलाई 2020 के बाद सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है सिम कार्ड्स पे, वो बोर्ड का इख्तियार ख़त्म नहीं करते कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई पेंडिंग केसेस हैं, तो उसके अंदर वो बोर्ड के खिलाफ ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते कि सेल्स टैक्स तो अब 1 जुलाई 2020 से ख़त्म कर दिया गया है। पेंडिंग केसेस में, पुराने केसेस में स्टिल जो बोर्ड के पास इख्तियार है उनको केसेस को परसू करने का, वो मौजूद है। 9th स्केड्यूल टेबल 2, सेलुलर मोबाइल फोन्स इन CKD CBU फॉर्म। CKD का मतलब होता है कंप्लीटली नॉक्ड डाउन और CBU का मतलब है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट।
अब मोबाइल फ़ोन दो तरह से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं। एक तो वन यूनिट आता है, यानी जो बॉक्स के अंदर पैक होता है वो है सीबीयू कंडीशन, यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है। और दूसरा जो पाकिस्तान में असेंबली सेटअप्स हैं मोबाइल फोन्स को जो पार्ट्स को असेंबल करते हैं, वो सपोज जैसे चाइना से सीकेडी फॉर्म में वो पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, उनको पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है। हर चीज़ चाइना से रेडी होके आती है, जस्ट उन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना होता है और एक मोबाइल फ़ोन रेडी हो जाता है। तो ये है सीकेडी कंडीशन के अंदर, यानी कंपोनेंट्स या पार्ट्स की फॉर्म में मोबाइल फ़ोन आता है पाकिस्तान में। इस टेबल में 5 कॉलम्स दिए गए हैं। दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन दी गई है गुड्स की। तीसरे कॉलम में जो कंप्लीटली बिल्ट अप मोबाइल फ़ोन्स हैं उस पे सेल्स टैक्स की परसेंटेज क्या होगी। इसी तरह फोर्थ कॉलम में जो सीकेडी एसकेडी कंडीशन में कंपोनेंट्स या पार्ट्स आएंगे उस पे सेल्स टैक्स की परसेंटेज बताई गई है। पांचवें कॉलम में ये बताया गया है कि जो सेल्स टैक्स है जो मोबाइल फ़ोन लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो इन एडिशन होगा उस टैक्स के जो कॉलम 4 में कंपोनेंट्स या पार्ट्स आए हैं सीकेडी एसकेडी कंडीशन में, उनको जब एक सीबीयू फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो कॉलम 5 में एक एडिशनल टैक्स है, यानी कॉलम 4 में जो टैक्स पे किया है उसके अलावा कॉलम 5 में भी जो टैक्स की परसेंटेज दी गई है वो भी अलहदा से पे होगा। इस टेबल में दो कैटेगरीज दी गई हैं। पहली कैटेगरी में अगर तो मोबाइल फोन्स सीबीयू कंडीशन में या एसकेडी या सीकेडी कंडीशन में जब इंपोर्ट किए जाएंगे तो अगर उनकी वैल्यू $500 से कम है तो उस पे 18% एड वैलरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसका 18%। दूसरी कैटेगरी में अगर मोबाइल फ़ोन सीबीयू कंडीशन में या सीकेडी एसकेडी कंडीशन में इंपोर्ट हुए हैं और उनकी वैल्यू $500 से ज़्यादा है तो फिर सीबीयू फॉर्म में जो मोबाइल आए हैं उस पर 25% एड वैलोरम टैक्स होगा, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। और जो सीकेडी या एसकेडी कंडीशन में कंपोनेंट या पार्ट्स आएंगे उस पे सेम वही टैक्स है जो लेस देन $500 पे था, यानी 18%। और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें दोनों केसेस में चाहे अमाउंट $500 से कम है या ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ टैक्स सेम है एड वैलोरम, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, जैसे सब सेक्शन 3B में हमने देखा है, पहली लाइन में ये मेंशन था कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 वो नाइन्थ स्केड्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलहदा से रेट्स दिए गए हैं इस स्केड्यूल के अंदर, और यहाँ लाइबिलिटी भी बताई गई है कि कौन टैक्स पे करेगा, और टाइम ऑफ पेमेंट के बारे में भी इसी स्केड्यूल के अंदर ही बताया गया है। इसलिए वो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर है इस स्केड्यूल के मुताबिक। इस स्केड्यूल के टेबल 1 के अंदर जो सिम कार्ड्स पे ₹250 टैक्स सीएमओ चार्ज करते थे 1 जुलाई 2020 से पहले, तो उस वक्त उन्हीं की जिम्मेदारी थी उसको जमा करवाने की। दूसरे केस में अगर देखें, जो टेबल 2 हमने देखा है उसके कॉलम्स 3 और 4 में, यानी कॉलम 3 था सीबीयू मोबाइल फोन्स के हवाले से जो कम्प्लीटली बिल्ट अप मोबाइल फोन्स है, और कॉलम 4 के अंदर सीकेडी और एसकेडी कंडीशंस में जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स आते हैं उसके अंदर जो इंपोर्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है उनको सीबीयू फॉर्म में या एसकेडी या सीकेडी फॉर्म में वही सेल्स टैक्स जमा करवाएगा। आखिरी केस के अंदर अगर देखें तो जो कॉलम 5 के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसी के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो सेल्स टैक्स सबमिट करवाए एफबीआर को। फर्दर यहाँ ये डिफाइन किया गया है कि जो सेल्स टैक्स की पेमेंट का टाइम है वो सेक्शन 6 के अंदर जो स्पेसिफाई है वही एप्लीकेबल है इस स्केड्यूल के अंदर भी। और सेक्शन 6 का टाइटल है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। इसको इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ये क्लॉजेज फाइनेंस एक्ट 2024 में ओमिट कर दिए गए हैं, और ये जो क्लॉज है 6 ये फाइनेंस एक्ट 2026 में ऐड किया गया है। इसके अंदर बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि एक इंडिविजुअल जो कि टैक्स
पे करेगा इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स के ऊपर, उसको एक सहूलत दी गई है। वो ये कि वो उस जो डिवाइस उसके पास आई है इंपोर्ट होके, उसको एक तो उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो उसको रजिस्टर करवाए, डिवाइस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, यानी DIRBS। ये डिर्ब्स सिस्टम इसको बोलते हैं। ये PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसका सिस्टम है। इसमें उस डिवाइस को रजिस्टर करवाना होता है, जिसको PTA अप्रूव्ड डिवाइस फिर कहेंगे। इन मोबाइल फ़ोन इंपोर्टर्स को सहूलत क्या दी गई है? वो सहूलत ये है कि वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी है कि टैक्स की सारी इंस्टॉलमेंट्स सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे करनी है। टैक्स ईयर पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून तक, जो भी स्पेसिफिक ईयर होगा, फॉर एग्जांपल ये 2026 है तो 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक ये एक टैक्स पीरियड बनेगा। सपोज कि किसी मोबाइल फोन इंपोर्टर ने 31 दिसंबर को मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए हैं, तो अब उसके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं कि वो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको पे कर सके, क्योंकि एज पर लॉ उसको सेम फाइनेंशियल ईयर में सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। लॉ में ये सहूलत इसलिए दी गई है कि मिसाल के तौर पे जो मोबाइल फोन्स इंपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें ऑब्वियसली बहुत सारे मोबाइल फोन्स लग्जरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स होते हैं, और उन पे एकदम से अपफ्रंट टैक्सेस पे करना, उसकी वजह से उस डिवाइस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों की ये कोशिश होती है कि टैक्स को अवॉइड किया जाए ताकि उनकी कॉस्ट, जो डिवाइस की कॉस्ट है, वो कम हो जाए। इसीलिए लोगों को आसानी दी गई है ताकि लोग लीगल चैनल को फॉलो करें और PTA के साथ अपनी डिवाइसेस रजिस्टर करवाएं। फिर PTA का सिस्टम उस टैक्स अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स कर देगा। लॉ के अंदर एक कंडीशन जरूर रखी गई है, वो ये कि सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिस टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोबाइल फोन्स इंपोर्ट किए गए हैं और उनकी इंस्टॉलमेंट्स की गई हैं, उसी ईयर के अंदर ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पे होनी चाहिए। सपोज के सेम टैक्स ईयर के अंदर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर पाता जो इम्पोर्टर है, तो सिस्टम, यानी जो PTA का सिस्टम है, वो उन डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकता है या पेनल्टी भी पड़ सकती है उस इम्पोर्टर को। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3, इसको फाइनेंस एक्ट 2008 में ओमिट कर दिया गया था। नेक्स्ट है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3। इस सब सेक्शन में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि वफाकी हुकूमत जो सब सेक्शन 1 में टैक्स का रेट है 18%, और सब सेक्शन 2 में थर्ड स्केजुअल की गुड्स के ऊपर जो टैक्स रेट है वो, और सब सेक्शन 4। अब यहाँ पे एक गलती है जो यहाँ पे इनको रिमूव करनी चाहिए। यहाँ आपको जैसे मैंने बताया कि सब सेक्शन 4 को ओमिट कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2008 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब सेक्शन 4 का हवाला दिया गया है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ डिफाइन क्या किया गया है कि इन सब सेक्शन के अंदर जो टैक्स के रेट्स दिए गए हैं, उसके अलावा वफाकी हुकूमत एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है, जिसकी परसेंटेज स्टैंडर्ड रेट से ऊपर नहीं जाएगी। यानी जो स्टैंडर्ड रेट इस वक्त 18% है, ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स एंड ऑन सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। तो वो मोड, मैनर और टाइम भी सारा बता सकती है फेडरल गवर्नमेंट। ये सब सेक्शन उसको इख्तियार दे रहा है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस बाय रूल्स, यानी ये रूल्स भी बना सकते हैं इसके हवाले से। यहाँ मैंने एक SRO ओपन किया हुआ है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये SRO पुराना है जब स्टैंडर्ड रेट 17% था। तो उसने सब सेक्शन 5 के अंदर ये बताया कि जो एक्स्ट्रा टैक्स की परसेंटेज है वो स्टैंडर्ड रेट से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये SRO पुराना है, 2021 का है, और जो 18% स्टैंडर्ड रेट अप्लाई हुआ है वो 2023 में हुआ था। उस वक्त 17% रेट था, तो आप इस टेबल में देख लें कि 17% से ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं गया।
और ये किन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा था? ऑन सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड नेचुरल गैस। किन लोगों को, जिनके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं लेकिन उनके पास STRN नंबर नहीं है, या अगर है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, किसी वजह से इनएक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ एक टेबल दिया गया है कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तो 17% एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाएगा, और अगर कमर्शियल है तो उसकी एक स्लैब दे दी गई है, स्लैब रेट्स दिए गए हैं, लेकिन जितने भी रेट्स हैं वो स्टैंडर्ड रेट से ऊपर नहीं है। सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 3। इस सीरीज की पिछली एक वीडियो में जब सब सेक्शन 1 को हमने कवर किया था तो वहां एक लाइन लिखी हुई थी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और उस लाइन का मतलब ये था कि जो सब सेक्शन 1 है जहां स्टैंडर्ड रेट 18% बताया गया है, उस सब सेक्शन की वजह से बोर्ड का इख्तियार ख़त्म नहीं होता कि वो स्टैंडर्ड रेट के अलावा कोई रेट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली सब सेक्शन 6 में यही डिफाइन किया गया है कि जो स्टैंडर्ड रेट दिया गया है सब सेक्शन 1 में, उसके रिप्लेसमेंट में, इन लियो ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ या इन रिप्लेसमेंट ऑफ, यानी उस स्टैंडर्ड रेट 18% के अलावा भी बोर्ड कोई रेट स्पेसिफाई कर सकता है। मिसाल के तौर पे वफाकी हुकूमत या बोर्ड ये फैसला करते हैं कि किसी सेक्टर से हमने 18% स्टैंडर्ड रेट की बजाय फिक्स रेट चार्ज करना है, जैसे शुगर इंडस्ट्री है वहां पे पर बैग के हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये जस्ट एक मिसाल है इस सब सेक्शन को समझाने के लिए। सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3। इस सब सेक्शन में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि जो परचेजर है गुड्स का या सर्विसेज का, वो टैक्स विदहेल्ड करेगा किन रेट्स पे जो कि 11th स्केड्यूल में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जो सर्विसेज इस्लामाबाद के अलावा जो बाकी जो जगह हैं, यानी जो बाकी जो सूबे हैं, पंजाब, सिंध, इस तरह बाकी जो सूबे हैं, वहां पे जो सर्विसेज दी गई हैं उसके ऊपर ये रेट्स एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि उन सूबों के अंदर जो सेल्स टैक्स हैं उन सर्विसेज, वहां पे जो परसेंटेजेस दी गई हैं उनके मुताबिक सेल्स टैक्स विदहेल्ड होगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, अदर देन द सर्विसेज लायबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर अ प्रोविंशियल इनेक्टमेंट। तो ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है सब सेक्शन 7 में। सब सेक्शन 7A ऑफ सेक्शन 3। इस सब सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि पेमेंट इंटरमीडियरी और कोरियर, ये जब सेल्स टैक्स विदहेल्ड करेंगे 11th स्केड्यूल के मुताबिक, तो दो केसेस में वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी है। वो दो केसेस यहाँ नीचे डिफाइन किए गए हैं। पहले केस में अगर कॉटेज इंडस्ट्री है और दूसरे केस में रिटेलर्स अदर देन टीयर 1 रिटेलर्स। अब कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है वो सेक्शन 2 में दी गई है। ये है कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन कि लॉ कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहता है। अगर उनके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, यानी रेजिडेंशियल कनेक्शन है, वो इंडस्ट्री किसी रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है, उनके पास 10 से ज्यादा वर्कर्स की लेबर फोर्स नहीं है, उनका एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन रुपीस यानी 80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसको ये लॉ कॉटेज इंडस्ट्री मानता है। सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 3। पहली लाइन में ये डिफाइन किया गया है कि किसी और लॉ में या नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा हो, ये सब सेक्शन उनको ओवरराइड करेगा, लेकिन जो क्लोज बी है ऑफ सब सेक्शन 2 उसको ओवरराइड नहीं करेगा। अब इसमें जो सप्लाई है सीएनजी स्टेशन को गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से, वो इन सीएनजी स्टेशन को 18% टैक्स चार्ज करेंगी जब सप्लाई करेंगी, और वो 18% चार्ज होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ये हमने पढ़ा था डेफिनेशंस के अंदर, क्लॉज 46 था सेक्शन 2। इसमें एक सब क्लॉज है आई, यहाँ ये डिफाइन किया गया है कि जो
सप्लाई है इलेक्ट्रिक पावर की या गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से, उनकी जो टोटल अमाउंट है बिल की, उसमें क्या क्या शामिल होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो होगी, और गैस की, और उसके अलावा चार्जेस, रेंट्स, कमीशंस एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो लोकल हों, प्रोविंशियल हों या फेडरल। यहाँ तक जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनती है। लेकिन उसमें शामिल क्या नहीं है, जो लेट पेमेंट सरचार्ज है, यानी अगर किसी ने बिल की जो डेट थी वो 7 थी लेकिन पे करवाया 8 को या 9 को, तो वो जो लेट पेमेंट सरचार्ज पड़ेगा वो उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं है, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स भी उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं है। फर्दर इसमें यह बताया गया है कि बोर्ड नोटिफाई करेगा वो बेस रेट के जिसके ऊपर अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एसआरओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये एसआरओ है 18 अप्रैल 2024 का। एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इस एसआरओ को जारी करने के लिए जो पावर मिली है बोर्ड को, वो सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 8 है, जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं, वहां से उनको पावर मिली है, और फिर उन्होंने ये एसआरओ जारी किया। और इस एसआरओ में एक और भी काम हुआ कि जो पुराना एसआरओ था 2022 का, उसको रिप्लेस कर दिया गया है इस एसआरओ के जरिए। अब सब सेक्शन 8 में जो हमने पढ़ा है कि बोर्ड नोटिफाई करेगा वो रेट के जिसपे 18% टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ बेसिकली टेबल में दो सीरियल दिए गए हैं, फॉर रीजन 1 एंड फॉर रीजन 2। तो दोनों रीजन्स में ₹200 का बेस रेट दिया गया है पर केजी। और नीचे रीजन्स भी बता दिए कि रीजन 1 में कौन से सूबे और एरियाज आते हैं, और इस तरह रीजन 2 में भी कौन से सूबे हैं और कौन से एरियाज हैं। सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3, इस सब सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि जो रिटेलर्स टीयर 1 रिटेलर्स नहीं हैं, उन पे एक रिटेलर्स सेल्स टैक्स लगेगा उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। अगर उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 20,000 से कम हैं तो 5% रिटेलर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा, और अगर 20,000 से ज़्यादा बिल है बिजली का तो 7.5% रिटेलर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इस सब सेक्शन में जो रिटेलर्स सेल्स टैक्स लगाया गया है वो सब सेक्शन 1 में जो रेट गिवन है, स्टैंडर्ड रेट 18%, उसके अलावा है। इस सब सेक्शन में दो प्रोवाइजो हैं। पहले प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि जो रिटेलर सेल्स टैक्स लगाया गया है वो सब सेक्शन 1(1)(a) और सब सेक्शन 5 में जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके अलावा है। दूसरे प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक ऑर्डर जारी करेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को, और उससे एक्सक्लूजन मिलेगी इस रिटेलर सेल्स टैक्स से टीयर 1 रिटेलर्स को, और जो रिटेलर ही नहीं है उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे रिटेलर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। सब सेक्शन 9(a) ऑफ सेक्शन 3, इस सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि टीयर 1 रिटेलर्स जो गुड्स बेचेंगे वो उसी रेट पे बेचेंगे जो कि स्टैंडर्ड रेट है उन गुड्स के हवाले से। माजी में टीयर 1 रिटेलर्स को ये सहूलत हासिल थी कि वो रिड्यूस रेट पे अपने रिटेल आउटलेट्स पे कस्टमर्स को इनवॉइस कर सकते हैं। ये रिड्यूस रेट एक दौर में 10% था, फिर इसको 12% किया गया, फिर ये 15% हुआ, और अब ये जो स्टैंडर्ड रेट है 18%, वही एप्लीकेबल है टीयर 1 रिटेलर्स पे भी। ये एक सर्कुलर जारी किया गया था 21 जुलाई 2023 में, सर्कुलर नंबर 2। इस सर्कुलर में ये बताया गया कि रिटेलर्स के लिए, टीयर 1 रिटेलर्स के लिए जो कि फिनिश फैब्रिक्स बनाते हैं या आर्टिकल्स ऑफ टेक्सटाइल लेदर, उनका रेट जो 12% था रिड्यूस रेट, उसको बढ़ा के 15% पे किया गया। लेकिन अब ये रेट 18% है, और जो रिटेल आउटलेट्स पे सेल्स टैक्स की इनवॉइस दी जा रही है कस्टमर्स को, वो 18% सेल्स टैक्स इनवॉइस है। सब सेक्शन 9(a) ऑफ सेक्शन 3, ये सब सेक्शन मेनली स्टील सेक्टर के हवाले से है। इस सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जो
मिनिमम प्रोडक्शन है उन गुड्स के हवाले से जो 13 स्केड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं, उन गुड्स की मिनिमम प्रोडक्शन को बेसिकली यहाँ बेंचमार्क बनाया गया है। और वो मिनिमम प्रोडक्शन डिटरमिन की जाएगी जो एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हुई हैं, उस क्राइटेरिया पे जो 13 स्केड्यूल में मेंशन किया गया। और अगर मिनिमम प्रोडक्शन ज्यादा होगी एक्चुअल सप्लाई से, तो जो मिनिमम प्रोडक्शन है जो बेंचमार्क सेट किया गया है, उसी को ही क्वांटिटी सप्लाइड तस्वुर किया जाएगा और उसी पे ही टैक्स की जो कैलकुलेशन है फर्दर की जाएगी। 13 स्केड्यूल के अंदर ये मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनली ये जो स्केड्यूल है और जो ये सब सेक्शन है 9AA, ये स्टील सेक्टर के हवाले से है। यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो स्टील सेक्टर के अंदर जो स्टील प्रोडक्ट्स की मिनिमम प्रोडक्शन है, वो जो क्राइटेरिया दिया गया है इस टेबल के अंदर, उसके मुताबिक डिटरमिन की जाएगी। पहले सीरियल नंबर में जो स्टील की प्रोडक्ट्स दी गई हैं, उनकी अगर 1 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होगी तो उस पे 7 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ये तस्वुर किया जाएगा। बेसिकली ये बेंच मार्क है, ये मिनिमम प्रोडक्शन। इसी तरह सीरियल 2 में जो स्टील की प्रोडक्ट्स दी गई हैं, वो अगर 1 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन होगी तो उस पे 110 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ये भी अगेन बेंच मार्क है। और तीसरे सीरियल में भी बेंच मार्क दिया गया है, लेकिन वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के हवाले से है। शिप प्लेट्स एंड अदर री रोलेबल स्क्रैप, तो इसमें वो कहता है कि 85% ऑफ द वेट ऑफ द वेसल इंपोर्टेड फॉर ब्रेकिंग, तो ये भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। कराची के अंदर एक शिप यार्ड है जहाँ ये शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री मौजूद है। बड़े बहरी जहाज़ों को वहाँ पे ब्रेक किया जाता है। 13 स्केड्यूल के अंदर ही प्रोसीजर एंड कंडीशंस भी दी गई हैं। अब ये जो पैराग्राफ्स यहाँ लिखे हैं, इसका मैं आपको क्रक्स बताने की कोशिश करूंगा। पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल और जो मिनिमम प्रोडक्शन है और जो लोकल सप्लाईज की गई हैं, ये मंथली रिटर्न में डिक्लेयर करनी है। और अगर मिनिमम प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी जो बेंचमार्क है वो ज़्यादा है एक्चुअल सप्लाई से, तो जो लाइबिलिटी निकलेगी टैक्स की, वो मिनिमम प्रोडक्शन की बेस पे निकलेगी। दूसरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर नेक्स्ट मंथ में एक्चुअल सप्लाईज ज़्यादा हो जाती हैं और मिनिमम प्रोडक्शन कम होती है, यानी बेंचमार्क से ज़्यादा एक्चुअल सप्लाईज होती हैं, तो लास्ट मंथ में जो ज़्यादा टैक्स पे किया गया था मिनिमम प्रोडक्शन पे, उसको एडजस्ट किया जा सकता है नेक्स्ट मंथ में। लेकिन कंडीशन ये है कि एक्चुअल सप्लाईज ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम प्रोडक्शन से। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन है कि जो टैक्स एक्चुअली पे किया गया है एक टैक्स ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो जो लाइबिलिटी डिटरमिन की गई है मिनिमम प्रोडक्शन के अंदर, उससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर टैक्स की पेमेंट ज़्यादा कर दी गई है तो रिफंड नहीं मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है कि अगर शिप ब्रेकिंग का केस है तो लाइबिलिटी जो मिनिमम प्रोडक्शन या एक्चुअल सप्लाईज के अगेंस्ट है, दोनों में से जो भी हायर होगा, वो लाइबिलिटी डिपॉजिट होगी मंथली बेसिस पे ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्योंकि बड़े बहरी जहाज़ों को तोड़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, इसलिए लाइबिलिटी को डिपॉजिट करवाया जा सकता है मंथली बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो शिप ब्रेकर्स हैं, अगर वो पेमेंट करते हैं टैक्स की ऑन शिप प्लेट्स, तो जो आइटम्स शिप प्लेट्स के अलावा ऑब्टेन हुई है शिप ब्रेकिंग से, उनकी टैक्स लाइबिलिटी से वो उनको बरी नहीं करेगा जो उन्होंने ऑलरेडी टैक्स पे किया है शिप प्लेट्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मेल्टर्स हैं और री रोलर्स हैं, अगर वो अपनी बिजली खुद जनरेट करते हैं तो एक टेम्पर प्रूफ मीटर लगाना पड़ेगा और उस मीटर को एक रूम में रखा जाएगा जिसकी जो चाबी है वो उस बंदे के पास होगी जिसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इख्तियार देगा। यानी उस कमरे की चाबी ओनर के पास नहीं होगी, ताकि उस मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। और उस रूम तक जो ऑफिसर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू के, उनको पूरा अख्तियार हासिल है कि वो उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, अगर वो अपनी बिजली बनाते हैं और हुकूमत से भी बिजली ले रहे हैं, तो उनकी जो मिनिमम प्रोडक्शन डिटरमिन की जाएगी
वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेस पे की जाएगी। सब सेक्शन 10 को रिपील कर दिया गया था टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में, और जो 11 सब सेक्शन है उसको ओमिट कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2024 में। सेक्शन 3 का लास्ट सब सेक्शन 12, इस सब सेक्शन में ये बताया गया है कि बावजूद इसके कि अगर कोई और चीज़ इस एक्ट में मौजूद है, लेकिन ये सब सेक्शन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दे रहा है कि वो इंस्टेड ऑफ या इन एडिशन टू जो टैक्स रिटेलर सेल्स टैक्स सेक्शन 9 में बताया गया है, जैसे वहां बताया गया है कि 5% रिटेलर सेल्स टैक्स लगेगा अगर बिजली का बिल 20,000 से कम है, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो 7.5% रिटेलर सेल्स टैक्स आयद होगा। लेकिन इस सब सेक्शन में वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि उन रेट्स के अलावा भी वो टैक्स आयद कर सकती है और कलेक्ट कर सकती है उन रेट्स पे जिसको वो सही समझे, उन रिटेलर्स के ऊपर जो कि टीयर 1 रिटेलर्स नहीं हैं, उनके जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ज़रिए, या वफाकी हुकूमत स्पेसिफाई कर सकती है मोड, मैनर या टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। इसका एक ही प्रोवाइजो है इस सब सेक्शन का, उसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट रेट्स और अमाउंट्स ऑफ टैक्स में बी स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। इसका ये मतलब है कि वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है कि एक स्लैब रेट्स जारी कर सकती है मुख्तलिफ पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 3 को हमने अच्छे से कवर करने की एक कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। और आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद बेहतर तरीके से इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स में सेक्शन कवर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बाकी सेक्शंस कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।